आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फलन, जिसके अंदर हम एक तो शुद्ध फलन के बारे में बात करेंगे और एक हमारे पास इसमें प्रतिलोम फलन के बारे में बात करेंगे। दो टॉपिक हमारे पास इसमें करना है। जूम तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से शुद्ध फलन, प्रतिलोम फलन और एक द्विआधारी संतुलन, ये तीन टॉपिक करेंगे हम। इसमें सबसे पहले हम लेके चलते हैं फलन किसे कहते हैं। स्टार्टिंग पार्ट, हमने संबंध को परिभाषित किया हुआ है। संबंध किसे कहते हैं? संबंध दो समुच्चय लिए हमने। इस A में हमारे पास मान लेते हैं A, B और B में हमारे पास 1, 2 दो एलिमेंट हैं। तो A क्रॉस B कार्तीय गुणन या कार्तीय युग्म, इसके अंदर पहला अवयव समुच्चय A का और दूसरा अवयव समुच्चय B का लिया जाता है। समुच्चय A का अवयव जैसे A बन गया, B का अवयव A2, B1, B2, इसे हम कार्तीय युग्म कहते हैं या हमारे पास कार्तीय गुणन कहते हैं। इस कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को, इसके जितने भी उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, उन उपसमुच्चयों को संबंध कहते हैं। ये हमारे पास संबंध की परिभाषा थी कि पहला अवयव हम समुच्चय A का और दूसरा अवयव B का लेते हुए जो कार्तीय युग्म बनता है, उसके उपसमुच्चय जितने भी बनाए जा सकते हैं, उपसमुच्चय किसे कहते हैं? इसी के अवयव लेकर नया समुच्चय बना देना। अगर इसके अवयव लेकर नया समुच्चय बनाएंगे तो इसे हम, इन उपसमुच्चयों को ही हम संबंध कहते हैं। जैसे पहला संबंध बन गया इसमें A,1, दूसरा संबंध बन गया A,1 के साथ B,1, तीसरा संबंध बन गया A,2, फिर B,2 और एक हमारे पास पार्ट बन जाए R, A,1, B,2। ये सभी संबंध को व्यक्त करते हैं। हमने इसके उपसमुच्चय 2 की घात 4 यानी 16 उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, 16 संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। इन 16 संबंधों में से ये 5 संबंध मैंने लिखे हैं, आप 11 और लिख सकते हो। ये सभी संबंध कहलाते हैं। फलन किसे कहेंगे? टॉपिक हमारा है फलन। वो एक विशेष प्रकार का संबंध है। फलन की परिभाषा विशेष प्रकार का संबंध। ये विशेष प्रकार क्या है इसकी? इस संबंध में और फलन में अंतर क्या आएगा? कहां पे डिफरेंस आएगा? है तो एक संबंध ही, लेकिन उसमें स्पेसिफिक जो संबंध है उसी को फलन कहेंगे। इन सभी को फलन नहीं कह सकते। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो फलन है और कुछ ऐसे हैं जो फलन नहीं है, सिर्फ संबंध को व्यक्त करते हैं। वो विशेष प्रकार क्या है कि हमारे पास जो A समुच्चय है, पहला समुच्चय जो है, A समुच्चय के सभी अवयव, यानी A समुच्चय, ये समुच्चय A था, इसके सारे के सारे अवयव B के अद्वितीय अवयव से संबंध रखना चाहिए। अद्वितीय अवयव से संबंधित रहता है तो उसे फलन कहेंगे। एक ऐसा विशेष प्रकार का संबंध जिसमें A समुच्चय के सभी अवयव, यानी इस A समुच्चय में A और B दोनों के दोनों अवयव B के अद्वितीय अवयव से, B के अद्वितीय अवयव का मतलब है A का 1 से संबंध बन रहा है तो A का 2 से संबंध नहीं बन सकता। 1 का केवल 1 से, 2 का 1 से संबंध बन सकता है इसमें, लेकिन 1 का 2 से संबंध
नहीं बन सकता। यानी हमारे पास ये जो संबंध है ए बी 1 2, इस एक का एक से ही संबंध बनना चाहिए, इस एक का दो से संबंध नहीं बनना चाहिए। अद्वितीय का मतलब यहाँ दो समुच्चय लिए हमने ए और बी, ए से बी में एक ऐसा संबंध जिसमें इसके सभी अवयव यानी इसमें जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे, कोई खाली नहीं बचना चाहिए। और अद्वितीय अवयव का मतलब है कि ए का अगर मैंने दो से संबंध बना दिया तो बी का एक से बनेगा, बी का दो से भी बन सकता है, ए का एक से दोबारा नहीं बन सकता, ये दोबारा संबंध नहीं बना सकता। अगर ए का दो से संबंध है तो ए का एक से संबंध नहीं बन सकता, तब उस स्थिति में ये फलन है। अगर ये स्थिति बन जाती है, मान लो ए बी 1 2, ए का एक से भी संबंध है और दो से भी संबंध है, ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऐसा अवयव है जो खाली बचा हुआ है इसमें। पहली बात तो यहां से फलन परिभाषित नहीं हुआ, सारे अवयव संबंधित नहीं रहे। दूसरा, इसमें ये जो अवयव है वो अद्वितीय अवयव से संबंध नहीं रख रहा। अद्वितीय का मतलब केवल एक, इस यहां दो से संबंध रख रहा है, इसलिए ये फलन है। अगर मान लो बी का संबंध भी दो से होता तो भी ये फलन नहीं था, क्योंकि एक का दो से संबंध बन रहा है, एक से भी संबंधित और दो से। हाँ, इसमें से अगर मैं एक को हटा दूं, मान लो एक का सिर्फ दो से ही संबंध बन रहा है और किसी से संबंध नहीं बन रहा, तो अब ये फलन बन जाएगा, अब ये फलन परिभाषित हो जाएगा। तो फलन की परिभाषा एक विशेष प्रकार का संबंध जिसमें ए समुच्चय यानी प्रथम जो हमारे पास समुच्चय है उसके सभी अवयव जितने भी अवयव वो सारे के सारे बी के अद्वितीय अवयव से, बी के अद्वितीय अवयव का मतलब है बी में कोई खाली नहीं बचना चाहिए, उस अद्वितीय अवयव से संबंध रहता हो, संबंध रखता हो, तो उसे हम ये फलन कहते हैं, अन्यथा वह एक फलन नहीं है। पहला पार्ट। दूसरा, इसमें जब फलन को परिभाषित किया जाता है तो हम इस प्रकार से लिखते हैं कि किस समुच्चय से किस समुच्चय में ये परिभाषित है वो फलन कहलाएगा। उसको मैपिंग या प्रतिचित्रण कहते हैं। हमने प्रतिचित्रित कर दिया कि पहला समुच्चय ए है, उसका संबंध बी से बना रहे हैं, ए के सारे अवयव संबंधित होंगे इसमें। उसके बाद अगर मैं इनमें से फलन को परिभाषित करूं, ये फलन नहीं है क्योंकि इसमें बी का किसी से भी संबंध नहीं बन रहा, ये भी फलन नहीं है, बी का किसी से संबंध नहीं है, ये भी फलन नहीं है, ए का किसी से भी संबंध नहीं बन रहा। ये तीनों ही फलन को परिभाषित नहीं कर रहे, लेकिन ये एक फलन है। ए भी है इसमें, बी भी है, ए भी एक बार ही संबंध रख रहा है और बी भी एक बार ही संबंध रख रहा है। इसी प्रकार इसमें भी ए और बी दोनों हैं, संबंध है, ए भी एक बार संबंध रख रहा है और बी भी एक बार संबंध रख रहा है, इसलिए ए भी एक फलन को परिभाषित करेगा। अब फलन के कई हमारे पास पार्ट हैं जिसमें f a से b में परिभाषित होता है और इस a को हम हमेशा प्रांत और b के अवयवों को हमेशा सहप्रांत कहते हैं और b के वो अवयव जो a से संबंध रखते हैं परिसर कहलाते हैं। परिसर क्या है? a के b के वे अवयव जो A से संबंधित हैं, B के वो अवयव जिनका A से संबंध बन रहा है। मान लो मैं इसको परिभाषित करूं तो ये तो हमारे पास प्रांत है, ये पूरा का पूरा समुच्चय सहप्रांत है, लेकिन केवल एक ही अवयव ऐसा है जो A से संबंध रख रहा है और B से संबंध रख रहा है। इस अवयव को हम क्या कहेंगे? परिसर का अवयव कहेंगे। इस अवयव को समुच्चय के रूप में लिख दें तो उसे क्या कहते हैं? हम परिसर कहते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो इसमें शुम्भ फलन और प्रतिलोम फलन है, उसके बारे में हम आगे का टॉपिक करेंगे। शुम्भ फलन के बारे में बात कर रहे हैं। छोटी सी परिभाषा हमारे पास सबसे पहले शुम्भ फलन की। f a से b में परिभाषित और g b से c में परिभाषित कोई भी फलन है तो g और f जो a से c में परिभाषित होगा उसे शुम्भ फलन कहते हैं, जहां g of f of x का जो मान है वो g of f of x के बराबर आएगा। x जो है वो a का अवयव है।
हम दूसरे शब्दों में कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। नॉर्मल अगर शुद्ध फलन की परिभाषा पूछी जाए तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पास ये नियम होता है, मान लो f a से b में परिभाषित है और g c से b में परिभाषित है, तो इनका शुद्ध फलन जो होगा वो f और g से लिखा जाएगा। और इस f और g में ये नियम रहता है हमारे पास कि f और g जो है शुद्ध फलन, ये तभी संभव हो सकता है जब g का सह प्रांत f के प्रांत का उपसमुच्चय बनता हो। g का सह प्रांत यानी d उपसमुच्चय हो किसका? a का, अर्थात f और g संभव है यदि d उपसमुच्चय हो a का, अन्यथा f और g परिभाषित नहीं हो सकता, f और g को परिभाषित नहीं कर सकते। ये शुद्ध फलन उसी कंडीशन में परिभाषित होता है जब इस g का सह प्रांत f के प्रांत का उपसमुच्चय बने। नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये परिभाषित नहीं हो सकता। अब अगर परिभाषित हो गया, मान लो d उपसमुच्चय बन गया a का, तो उस स्थिति में f और g जो परिभाषित रहेगा हमारे पास, यानी अवयव लेके चलेंगे c का संबंध b से और d का संबंध a का उपसमुच्चय होने के कारण a का संबंध किससे था? b से, इसलिए f और g जो परिभाषित होगा वो c से b में परिभाषित आएगा। हम अवयव c का रखा करेंगे और उत्तर किसका आया करेगा? b का। इसको इस रूप में व्यक्त करेंगे g(f) of x बराबर f और g of x बराबर f of g of x, पहले gx रखेंगे फिर f का मान ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर फलन दे दिया जाए log x और यहाँ पे मान दे दिया जाए sin x। अगर ये परिभाषित है तो जब f और g of x निकालेंगे तो ये हमारे पास नियम रहेगा f of gx। f of gx का मान रखेंगे, gx का मान है sin x और ये sin x जो मान है वो वापस इसमें रखेंगे। जब x था तो log x आया, यहाँ sin x आ जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? log of sin x। तो ये हो जाएगा log of sin x के रूप में परिभाषित हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो भाग है वो log of sin x के रूप में परिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा f और g of x बराबर log of sin x। ये शुद्ध फलन कहलाता है। कुछ इसी प्रकार से अगर हम GOF को चेक करें कि GOF संभव है या नहीं, तो GOF तभी संभव हो सकता है जब, अब की बात GOF निकाल रहे हैं तो f का सह प्रांत g के प्रांत का उपसमुच्चय बने। f का सह प्रांत यानी b, g के प्रांत यानी c, इनका उपसमुच्चय बने, यानी b जो है वो उपसमुच्चय हो c का, तभी ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। अब अगर b उपसमुच्चय है c का तो GOF ज्ञात किया जा सकता है, और GOF कहां से कहां तक ज्ञात किया जा सकता है? देखो हमने b और c को लेके चले हैं इस बार, b और b c का उपसमुच्चय है। अगर b c का उपसमुच्चय है तो बचा क्या? a और d। हमारे पास जो संबंध बनेगा वो a से d के मध्य आएगा, यानी हम a बिंदु को रखेंगे और उत्तर किसका आएगा? d बिंदु का आएगा। अब इसको अगर मैं परिभाषित करूं यहाँ पे GOF of x को, तो GOF of x भी इसी प्रकार से परिभाषित होगा g of fx के रूप में। fx का जो मान है वो हमारे पास जैसे इसमें log x दिया हुआ था, और g of x का मान अगर sin x है तो g of log x का मान निकालेंगे, x की जगह पर क्या रख दिया जाएगा? log x। तो यहाँ पे आ जाएगा sin of log x। ये हमारे पास इसमें परिभाषित हो जाएगा। इसमें शुद्ध फलन हमारे पास दो कंपोजिशन f और g और GOF परिभाषित होगा। शुद्ध फलन के बारे में हमने किया था, जिसके अनुसार अभी जो हमने टॉपिक किया उसमें f और g और GOF को परिभाषित किया था। f a से b में परिभाषित है और g b से c से d में परिभाषित है, तो f और g जब परिभाषित होगा वो हमारे पास c से b में परिभाषित होगा। ये तभी परिभाषित हो सकता है जब d उपसमुच्चय बने a का। GOF को ज्ञात करते हैं,
तो ये हमने परिभाषित किया था कि ए से डी में परिभाषित होगा। ये तभी परिभाषित होगा जब बी उपसमुच्चय बनता है सी का। अगर ये नियम बनते हैं तभी ये शून्यफल संभव है, अन्यथा शून्यफल संभव नहीं है। अब हम इसमें शून्यफल के कुछ गुणधर्म करने जा रहे हैं। इन गुणधर्मों में सबसे पहला गुणधर्म है कि एक तो GOF और FOG कभी भी बराबर नहीं होंगे। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उन विशेष परिस्थितियों में GOF और FOG जो है वो बराबर हो सकते हैं, अन्यथा हमेशा GOF और FOG कभी भी बराबर नहीं होंगे। उसका कारण इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। अगर FOG परिभाषित करते हैं तो C से D में परिभाषित होता है, और GOF परिभाषित करते हैं तो A से D में परिभाषित हो रहा है। इनके प्रांत और सहप्रांत आपस में बदल रहे हैं। अगर प्रांत और सहप्रांत आपस में बदल जाते हैं तो उस स्थिति में यानी हमारे पास प्रांत और सहप्रांत बराबर नहीं है, अतः दोनों फलन FOG और GOF बराबर नहीं हो सकते। विशेष स्थितियों में एक प्रतिलोमी फलन के बारे में बात करेंगे। उस प्रतिलोमी फलन की स्थिति में ये बराबर हो सकते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास इसमें कि ये साहचर्यता का नियम पालन करते हैं। साहचर्यता का मतलब है कि अगर तीन फलन ले लें F, G और H, इन तीनों का शून्य फलन हो तो शून्य फलन तीनों का एक साथ तो निकाला नहीं जा सकता। हम पहले किन्हीं दो का शून्य फलन निकालेंगे और फिर तीसरे के साथ शून्य फलन करेंगे। तो इस स्थिति में FOGOH जो होता है वो FOGOH के बराबर होगा, अर्थात किन्हीं दो फलनों का शून्य फलन पहले ज्ञात कर तीसरे फलन के साथ शून्य फलन ज्ञात करेंगे तो उत्तर समान रहता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक 11वीं क्लास में आपने अकेकी और आच्छादक के बारे में पढ़ा हुआ है, हम उसके बारे में और भी पढ़ेंगे इससे अगली एक्सरसाइज में। उससे ऊपर आधारित एक गुणधर्म है कि अगर F और G अकेकी आच्छादक है तो उस स्थिति में इनका जो शून्य फलन है FOG या GOF जो भी हमारे पास संभव है वो भी अकेकी और आच्छादक होगा। ये अकेकी आच्छादक के बारे में पूरी डिटेल में 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ भी है, और इस क्लास में भी हम 12वीं क्लास में भी पढ़ेंगे। जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम करेंगे कि अकेकी आच्छादक क्या है, प्रतिलोमी क्या है। तो अभी के लिए ये तीन गुणधर्म हमें याद रखने हैं। एक तो GOF FOG हमेशा बराबर नहीं होते, कुछ विशेष परिस्थितियों में ये बराबर होंगे। एक साहचर्यता का नियम पालन होता है, अर्थात FOGOH है तो उसको FOGOH के बराबर लिख सकते हैं, अर्थात किन्हीं दो को हम शून्य फलन करें तो तीसरे के साथ शून्य फलन बाद में किया जा सकता है। किसी भी दो के साथ पहले शून्य करके तीसरे के साथ शून्य किया जा सकता है। और FG अकेकी आच्छादक फलन है तो FOG और GOF भी यानी उनके शून्य फलन भी हमेशा अकेकी और आच्छादक रहते हैं। इस पर आधारित हम आज एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली नंबर इसके कुछ उदाहरण या इसके कुछ सवाल करेंगे हम। शून्य फलन पर आधारित उदाहरण लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हमें पहले दिया हुआ है F R से R में एक फलन है fx बराबर 2x प्लस 3 से परिभाषित है। g R से R में एक फलन है gx बराबर x स्क्वायर प्लस 5 है। तो हमें FOG और GOF ज्ञात करना है। FOG और GOF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं क्या FOG संभव है या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रांत और सहप्रांत है वो दोनों ही वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं। R का मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो इसका मतलब एक दूसरे के बराबर या उपसमुच्चय बनेगा। FOG और GOF दोनों ही संभव होंगे, और अगर दोनों संभव होंगे तो ये परिभाषित कहां से कहां तक होगा, R से R तक ही परिभाषित करेंगे, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित होगा। इसको हल करने का नियम बताया था मैंने, जो FOG of x था, इसको लिखते हैं F of g of x। g of x का मतलब g of x का जो भी मान है वो रखेंगे x स्क्वायर प्लस 5। अब x स्क्वायर प्लस 5 इस मान में प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि f of x का मान 2x प्लस 3 है, यहाँ f of x स्क्वायर प्लस 5 का मान रखना है। अगर x स्क्वायर प्लस 5 का मान रखना है तो इस x की जगह पर क्या रख दिया जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ हम x की जगह पर x स्क्वायर प्लस 5 प्रतिस्थापित कर देंगे, अर्थात ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, ब्रैकेट खोलेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 13 बन जाएगा, जो FOG of x का मान परिभाषित करता है। कुछ इसी प्रकार से GOF of x निकालेंगे। GOF of x भी R से R में परिभाषित होगा, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में दिया हुआ है, इसलिए
और जी ओ एफ ऑफ एक्स को जब परिभाषित करेंगे तो ये बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मान हो जाएगा एक्स 2x प्लस 3। अब gx का मान x स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसमें अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे 2x प्लस 3 है तो यहाँ पे भी 2x प्लस 3 का स्क्वायर होगा। यानी जो ब्रैकेट में मान है वो x की जगह लिखेंगे उस फलन में। अगर x की जगह मान लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, ब्रैकेट खोलेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस 5, जिसको हल करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14 आ जाएगा, जो कि इस एफ ओ जी और जी एफ ज्ञात हो जाएंगे। कुछ इसी प्रकार से इस फलन को हल करते हैं। ये भी r से r में परिभाषित है तो एफ ओ जी भी r से r में परिभाषित होगा। यहाँ पे एफ ओ जी ऑफ x ज्ञात करेंगे, एफ ओ जी ऑफ x का मतलब एफ ऑफ जी एक्स बनेगा। जी एक्स का मान हमारे पास दिया हुआ है मापांक x, यानी हमें f के अंदर x की जगह ये मापांक x प्रतिस्थापित करना है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो जिस फलन के अंदर दिया हुआ है उस फलन की जगह उसका मान रखेंगे बस। यहाँ पे अगर x की जगह मापांक x रखते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा क्या मापांक x। कुछ इसी प्रकार से GOF भी r से r में परिभाषित होगा। GOF ऑफ x की बात करें, G ऑफ fx बनेगा, fx का मान x ही दिया हुआ है और gx का मान सीधा मापांक x है। इस प्रकार से GOF और FOG ज्ञात हो जाएगा। कि a बराबर ABC, b बराबर UVW, f a से b में परिभाषित है, f में a, b, b, u, c, w और g b से a में परिभाषित है, g बराबर u, b, b, a और w, c। अर्थात a का संबंध b से, b का संबंध u से और c का संबंध w से, u का संबंध b से, b का संबंध a से और w का संबंध c से दिया हुआ है। हमें GOF और FOG ज्ञात करना है। सबसे पहले GOF FOG ज्ञात करते हैं। FOG चेक करने के लिए क्या संभव है या नहीं, पहले वो चेक करेंगे। अगर पहले जांच करते हैं तो G का प्रांत और F का सह प्रांत, G का सह प्रांत और F का प्रांत एक दूसरे के उपसमुच्चय बनने चाहिए। G का सह प्रांत A, F का प्रांत A एक दूसरे के बराबर हैं तो उपसमुच्चय जरूर बनेंगे। अगर उपसमुच्चय बनेंगे तो यहाँ मैं एक बार लिख रहा हूँ, G का सह प्रांत उपसमुच्चय होना चाहिए F का प्रांत, और ये उपसमुच्चय बन रहा है। यहाँ G का सह प्रांत A है, F का प्रांत A है, दोनों बराबर हैं, प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, अतः ये उपसमुच्चय वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो FOG कहां से कहां तक परिभाषित होगा, जो बचा हुआ भाग है, प्रांत बचा है B और सह प्रांत बचा है B, अर्थात जो FOG परिभाषित होगा वो B से B में परिभाषित होगा। अर्थात हम B के अवयव लेके चलेंगे और उत्तर में भी किसका अवयव आएगा, B का ही अवयव प्राप्त होगा। सबसे पहले B का पहला अवयव लेके चलते हैं। B का पहला अवयव दिया हुआ है U, हम U को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे G of U। G of U का मतलब U का संबंध G में किससे है, G में U का संबंध किससे है, B से, और F में B का संबंध किससे है, F में B का संबंध किससे है, U से। यानी F और G में U का संबंध किससे बनेगा, U से। समझ में आया? इसी प्रकार एक और बात करते हैं, FOG of V निकालते हैं। इसका मतलब F of GV लिखेंगे और इसको लिखेंगे तो G के अंदर V का संबंध किससे बनता है, G में V का संबंध किससे है, A से, तो यहाँ पे A आ जाएगा। F में A का संबंध किससे है, V से, V आ जाएगा। इसी प्रकार FOG of, हमें यहाँ पर जो अवयव लेने हैं वो B के अवयव लेने थे, B में U, V, W तीनों अवयव हैं, हम तीनों अवयव लेके चलेंगे। अब वापस वही G में W का संबंध C से है तो F of C बनेगा, और F में C का संबंध W से है इसलिए W बनेगा। अर्थात F और G जो परिभाषित होता है हमारे पास वो है U का संबंध U से, V का संबंध V से और W का संबंध W से। ये F और G परिभाषित हो गया। इसी प्रकार GOF निकाल के देखते हैं।
सबसे पहले GOF क्या संबंध है, पहले वो चेक करो। GOF के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F का सह प्रांत और G के प्रांत। F का सह प्रांत क्या है, B, G का प्रांत क्या है, B, बराबर है। उपसमुच्चय तो हो गई होगा, कोई भी समुच्चय जो है वो खुद का उपसमुच्चय जरूर होता है। अगर दोनों बराबर हैं तो उस स्थिति में बाकी क्या बचा हमारे पास, क्योंकि हमने इन दोनों को तो जांच कर ली कि ये दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय है या नहीं। प्रांत में A बचा और सह प्रांत में A बचा, अर्थात GOF जो परिभाषित होगा वो A से A में परिभाषित होगा, अर्थात समुच्चय A का अवयव रखेंगे और उत्तर भी किसका आएगा, समुच्चय A का ही अवयव प्राप्त होगा। इसके लिए हम सबसे पहले GOF में A का पहला अवयव, A समुच्चय में पहला अवयव क्या दिया हुआ है, A रख के देखते हैं। A रखेंगे तो G of F of A बनेगा। F of A का मतलब हो जाएगा F में A का संबंध, F में A का संबंध किससे है, V से। G में V का संबंध किससे है, A से। इसी प्रकार GOF of B निकालेंगे, ये क्या बनेगा, F of B, B का संबंध U से और G में U का संबंध B से। GOF of C निकालेंगे, इसका अर्थ होगा G of F of C, F of C का संबंध W से और G में W का संबंध C से, अर्थात GOF जो बनेगा वो A, B का B से और C का C से संबंध व्यक्त करता है। ये हमारे पास FOG और GOF की बात है। कोई डाउट? हम इसके अंदर एक और सवाल लेके चले हैं सिंपल का। F दिया हुआ है R से R में fx बराबर, G दिया हुआ है R से R में gx बराबर और H दिया हुआ है R से R में hx बराबर 2x + 3। हमें H और GOF √2 पाई का मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए जैसा कि हमने किया हुआ शुद्ध फलन में O को हटाकर O की जगह ब्रैकेट लग जाता है, फिर √2 पाई को हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास G, फिर ब्रैकेट आ जाएगा F √2 पाई। इसका अर्थ था हमारे पास कि जो F फलन है उस फलन में x की जगह पर √2 पाई रखना है। x की जगह √2 पाई रखेंगे तो ये बन जाएगा √2 पाई का स्क्वायर। √2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। फिर G of 2 पाई निकालना है। G of 2 पाई का मतलब इस x की जगह पर 2 पाई रखना है। x की जगह 2 पाई रखेंगे तो ये cos of 2 पाई बन जाएगा। cos 2 पाई का मान 1 होता है। अब h of 1 का मान निकालेंगे। h of 1 का मान निकालेंगे तो x की जगह 1 रखना है। अगर 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 3 बन जाएगा, अर्थात 5 उत्तर है।